हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, फरवरी का महीना आ रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2023 के ये आखिरी 2 महीने हैं जो आपके निवेश को टैक्स संबंधित दस्तावेजों में दाखिल करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और टैक्स को कैसे बचाएं या फिर उसका प्लानिंग कैसे करें, ये सब कुछ आपको इस 2 महीने में चेक करना होगा। मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, तो आपके पास मौका है ये 2 महीने में आपकी सभी इन्वेस्टमेंट की डिटेल बना के रखें और टैक्स में कैसे रिबेट ले सकते हैं। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही आपको इस महीने टैक्स बचाने के लिए कुछ ज़रूरी काम करने चाहिए ताकि आपको पूरे साल उसकी राहत मिले और आप चैन की सांस ले पाओ। जी दोस्तों, आज के समय में सभी लोग अपने इनकम टैक्स पर कैसे छूट मिले या उसको भरने से कैसे छुटकारा मिले उसके बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खास टिप्स के बारे में बताने वाला है जिसके ज़रिए आप अपने इनकम टैक्स पर काफ़ी छूट ले सकते हो या फिर ऐसा बोलो कि वो भरने से राहत भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी इस वीडियो को देखने से आपका ही फायदा हो सकता है। और जहाँ पे फायदे की बात आती है, हम हिंदुस्तानी कभी पीछे नहीं छूटते। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में आपके फायदे की बात होने वाली है। आपके टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं और कहाँ पे उसका रिबेट ले सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपके फायदे का सौदा साबित हो सकता है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति फिर से आपके लिए लाया हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट की ऐसी टिप जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिससे इनकम टैक्स में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स में छूट का फ़ायदा उठाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप इन वस्तुओं पर निवेश करके एज पर इनकम टैक्स रूल्स 1961 की धारा 80C और 80CC के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक की कटौती कर सकते हो। यानी कि इनकम टैक्स में आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो। उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका PF यानी कि प्रोविडेंट फंड। एक और स्कीम है जिसे हम बोलते हैं पेंशन निधि योजना, और है प्रीमा प्रीमियम। उसके बाद है NSC यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण योजना, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दूसरा आता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, उसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिल सकता है। उसके अलावा एजुकेशन लोन या 5 साल पुरानी आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट जिसे हम FD कहते हैं, होम लोन पर भी मूलधन का भुगतान मिल सकता है। और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके भी आप 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हो। जी दोस्तों, इस योजना में निवेश कर रही सभी राशि में से आपकी कुल कर योग्य इनकम में से 1.5 लाख रुपए जो है वो आपको बात कर दिए जाएंगे। इस पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे NPS में आप खाता खोलें और उसमें भी आप टैक्स बचा पाएंगे और बाद में वही पैसा आपको एज ए पेंशन के रूप में मिलेगा। NPS नेशनल पेंशन स्कीम की एक योजना है जिसमें निवेश करके आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिसमें धारा 80CCD1 के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। वही 80CCD1B के तहत NPS में 50,000 रुपये के निवेश पर अलग से टैक्स लग सकता है। ऐसे में आपको इस स्कीम में निवेश ज़रूर करना चाहिए और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि NPS में निवेश करके आप हर साल इनकम टैक्स तो बचा ही सकते हैं, साथ ही में रिटायरमेंट के बाद आपको इससे पेंशन भी मिल सकता है। तीसरी चीज़ है कि बचत खाते के ब्याज पर आपको 10,000 से अतिरिक्त की भी छूट मिलती है। बचत खाते में आपकी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपका टैक्स लगता है। हालांकि इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत आपको बचत खाते में जमा रकम पर 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कर की छूट मिलती है। बचत खाते पर अर्जित कोई भी ब्याज आपकी कर योग्य आय से काटा जा सकता है। और इसमें आप ये नोट कर दीजिए कि जाने FD फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट पर भी जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री नहीं होता, उस पर भी आपको टैक्स तो पे करना ही होता है। चौथा मुद्दा है यहाँ पे कि 2 लाख तक की आपकी होम लोन या फिर HRA पर आपको इससे 2 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपने होम लोन लिया है और उस पर ब्याज चुका रहे हैं या आप किराए के घर में रहते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में आपको छूट मिल सकती है। होम लोन की EMI में बैंक को भुगतान की गई ब्याज राशि में से आप प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यानी आप अपनी कुल EMI में चुकाए गए ब्याज का 2 लाख तक का हिस्सा जो है
वो टैक्स फ्री कर सकते हैं। जो लोग किराए के घर में रहते हैं वे भी अपनी घर की रसीद देकर आयकर से HRA की छूट प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। अगर आप अपने जीवन साथी या बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी करवाते हैं या फिर LIC लेते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक की आयकर छूट मिल सकती है। अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल से अधिक है और वे इसके लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो उनको 50,000 रुपये तक की कटौती मिल सकती है। अगर आपकी उम्र, आप खुद इसमें प्रीमियम भर रहे हैं और आपकी खुद की उम्र इसमें 60 साल से ज़्यादा है तो आपको भी 25 की जगह 50,000 रुपये तक की छूट इसमें ले सकते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए LIC में इन्वेस्ट कीजिए, यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। छठी चीज़ है यहाँ पे दिव्यांग व्यक्तियों पर भी खर्च की छूट मिलती है। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है यानी वो शारीरिक रूप से कोई असमर्थ है कुछ करने में तो आप उन पर किए गए खर्च पर धारा 80D के तहत आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। इसकी भी 2 शर्तें हैं, जैसे कि अगर विकलांगता 40 से लेके 80% है तो उसे 75,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है और विकलांगता 80% से ज़्यादा है तो उन पर खर्च होने वाले 1.25 लाख की रकम पर वो छूट ले सकते हैं, यानी यहाँ पे भी वो टैक्स की बचत कर सकते हैं। 7वां मुद्दा है गंभीर या विशेष इलाज पर होने वाले खर्च पर छूट, जिसे हम बोलते हैं मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस। किसी व्यक्ति की गंभीर या विशिष्ट बीमारी के इलाज के किया गया खर्च होता है उसको भी आप इनकम टैक्स 80DD के तहत से कर मुक्ति ले सकती है, जिसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। जैसे अगर मरीज व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो 40,000 रुपये की छूट आपको इनकम टैक्स में मिल सकती है। यदि रोगी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो 1 लाख तक के खर्च में भी कर योग यानी कि इनकम टैक्स में उसको बाद मिल सकता है, रिबेट मिल सकता है। इन सभी व्यक्ति में पति पत्नी, बच्चे, माता पिता या रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं। 8वां मुद्दा है यहाँ पे अगर आपके बच्चे के लिए आप एजुकेशन लोन लिया है और उस पर ब्याज भर रहे हैं तो उस पर भी आपको ब्याज पर छूट मिल सकती है। अगर आपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है तो आप आयकर अधिनियम धारा यानी कि इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत इसमें 100% का ब्याज कर छूट ले सकते हैं। वास्तव में एजुकेशन लोन पर भुगतान की गई ब्याज की पूरी राशि जो है वो कर मुक्त है, भले आपने ये लोन आपके लिए, आपके जीवन साथी के लिए या अपने बच्चों के लिए लिया हो, फिर भी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए एक कानूनी हकदार है उन सभी को एजुकेशन लोन में इनकम टैक्स में पूरा रिबेट मिलता है। ध्यान रखें कि एजुकेशन लोन की ब्याज राशि जो है वो अधिकतम 8 साल तक टैक्स फ्री होती है। अगर लोन 8 साल से ज़्यादा समय में चुकाया जाता है तो 8 साल के बाद चुकाई गई ब्याज पर कोई टैक्स की छूट नहीं मिलती, यानी उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एक बार इस योजना का लाभ लेने पर दूसरी बार इस योजना के तहत आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी आप बार बार इनकम टैक्स बचाने के लिए एजुकेशन लोन भी नहीं ले पाएंगे। अब मेन मुद्दा है कि अपने लिए सही टैक्स की व्यवस्था चुनें। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स की 2 प्रणालियाँ हैं जिन्हें पुरानी प्रणाली और नई प्रणाली कहा जाता है। आपको टैक्स प्रणाली की सोच समझकर चुननी चाहिए। जैसे कि ऊपर बताई गई सभी छूट यानी सभी जो भी रिबेट्स आप लेना चाहते हो वो पुराने टैक्स सिस्टम से मिलती है, लेकिन इनकम टैक्स की दर थोड़ी ज़्यादा है। नई कर प्रणाली यानी कि नए जो टैक्स के रूल्स आए हैं उसमें छूट नहीं दी गई है, लेकिन पुराने कर में बहुत सारी जो है वो छूट्स है। तो आपको पहले वो दोनों सिस्टम्स के बारे में जान लेना चाहिए, यानी आप आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या आपके CA को पूछ के चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से टैक्स में बेनिफिट्स ज़्यादा मिल सकता है और कहाँ पे आप आपका इनकम टैक्स बचा सकते हैं। समय पर आइडिया फाइल करना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी कमाई पर टैक्स चुकाने के बाद इनकम टैक्स के साथ एक खाता शेयर करना होगा, जिसे हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्निंग फाइलिंग। ये आपको लोन लेने में काफ़ी मदद रूप करता है और आपके टैक्स संबंधी जितने भी दस्तावेज होते हैं उन सब में ये टैक्स फाइल किया गया आपको इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट से होने वाले फ़ायदे को बेहतर तरीके से दे सकता है। 31 मार्च समाप्त होने से पहले फाइनेंशियल वर्ष के लिए ITR 31 जुलाई तक आपको दाखिल करना होता है।
किसी भी टैक्स को 31 मार्च से पहले जमा कर देना बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन लोग फिर भी जून तक इसे फाइल करते हैं क्योंकि इसमें आपको टाइम मिलता है। तो आपके लिए भी मौका होता है कि जल्दी से उसको फाइल करें। 31 मार्च से पहले सेल्फ असेसमेंट भी आपको जमा करें ताकि आपको उसके लिए जो भी जुर्माना होता है वो जुर्माना भरना ना पड़े। यानी असेसमेंट यानी आपको 31 मार्च से पहले आपका जो भी महीने का खर्चा होता है वो दिखा के इनकम टैक्स में देना होता है और 31 जुलाई से पहले आपका ITR फाइल करना होता है। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसी टिप्स थी जो हमें मालूम थी, और भी बहुत सारी टिप्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या CA के पास से जान सकते हैं, जहाँ पे आपको टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है और ये बेनिफिट इन फ्यूचर आपके ही काम आने वाला है। या दोस्तों, टैक्स से जुड़ी और भी क्वेरीज और भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम उसके रिगार्डिंग भी आपको आंसर देंगे और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, ऐसी फाइनेंशियल अवेयरनेस जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें आपको कुछ टैक्स बेनिफिट में फ़ायदा मिल रहा हो तो आपके नियर एंड डियर को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, तो उनको भी टैक्स में बेनिफिट मिले, उनकी भी बचत हो जाए और आप उनके टैक्स एडवाइज़र के तौर पर उनके फ़ायदे का सौदा कर सके। यहाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।